Hi dear learners of English, I welcome you to the learning of idioms. Learning of idioms is in itself a very difficult work. The main problem is if we learn any idiom we forget its meaning because the meaning that an idiom has it is very difficult to match with the words. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि इडियम के अंदर जो उसका मीनिंग होता है वो उसके वर्ड्स से मैच नहीं करता और वर्ड से मैच ना करने की वजह से हम उसके सेंस को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि ईडियम्स को हम कैसे उसके सेंस से टच करें कि हमें हमेशा याद रहे। और ईडियम वोकेबलरी का एक इतना अहम पार्ट है जिसको हम एफकेट हो, सीडीएस हो, सीजीएल हो और एनडीए वगैरह के डिफरेंट और इनसे भी अलग दूसरे एग्जामिनेशन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे हम एक बार एक ईडियम को पढ़ने के बाद उसका जो सेंस है उसको बिल्कुल अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर रखें। तो आपने हमारी इस सीरीज़ की दूसरी पुरानी वीडियोस ज़रूर देखी होंगी। उसी सिलसिले में आज हम आपके सामने कुछ नए ईडियम्स के साथ हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन लोगों को जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है उनको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए शुरू करते हैं पहले ईडियम से। पहला ईडियम है वॉकिंग ऑन एयर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इजीली लर्निंग में कि सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। मीनिंग है वेरी हैप्पी। अब ईडियम जैसा कि मीनिंग को एकदम से टच नहीं करता बट हमें ये याद रखना है कि वॉकिंग ऑन एयर का मतलब वेरी हैप्पी होता है। अब ये हमेशा के लिए याद कैसे रहे तो इसके लिए हमें कुछ लिंक बनाना होगा। लिंक बनाने से पहले हम ये देख लें कि ये जो हमारा पूरा फ्रेज़ है, जो ईडियम हमारा फ्रेज़ के रूप में है, ये एडवर्ब के प्लेस पर यूज़ होना है, एडजेक्टिव के प्लेस पर यूज़ होना है या नाउन फ्रेज़ के रूप में यूज़ होना है। तो वॉकिंग ऑन एयर तो ये आपके पार्टिसिपल के अंदाज में यूज़ होना है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। इसके बाद अब हम लिंक बनाएंगे। अगर आप बहुत खुश होते हैं तो आप हवा में उड़ते हैं। आपने लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि आप आजकल बहुत उड़ रहे हैं। तो बहुत उड़ रहे हैं का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ऐसा एक सॉन्ग भी है कि मैं हवा में उड़ता फिरूं। तो हवा में उड़ने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऑन एयर का मतलब हुआ वेरी हैप्पी। तो जब हम हवा में होते हैं तो बेइंतहा खुश होते हैं। तो हवा में होना, हवा में उड़ना को खुशी से आप रिलेट कर सकते हैं। इसका यूज़ कुछ इस तरह से हो सकता है, आई फाउंड हिम वॉकिंग ऑन एयर बिकॉज ही हैज़ अर्न अ लॉट। बहुत कमाई कर ली है इसलिए मुझे लगता है कि वह हवा में उड़ रहा है। हवा में उड़ रहा है इज इक्वल टू वह बहुत ज़्यादा खुश है। इसके बाद हम आते हैं अपने इडियम नंबर 2 पर। तो ये हमारा 1 हो गया। हम 2 पर आते हैं। वाइड ऑफ द मार्क। मीनिंग है इसका बिसाइड द पर्पस। बिसाइड द पर्पस का मतलब है उद्देश्य से हटकर। ये दो वर्ड्स होते हैं, एक बिसाइड होता है और एक बिसाइड्स होता है। जिसमें एस लगा होता है उसका मतलब होता है कि अतिरिक्त, और बिसाइड का मतलब होता है के बराबर में। मान लीजिए कि जो आपका जो पर्पज़ है, आपने आर्चर्स को देखा होगा कि इस तरह से कुछ होता है जिस पर वो तीर चलाते हैं। तो तीर यहाँ लगने के बजाय अगर यहाँ पर जाकर लगता है तो जो हमारा पर्पज़ एम है उससे अलग यहाँ पर पहुँच रहा है। तो बिसाइड द पर्पज़ हुआ। यानी जो मार्क हमने लगाया है वो वाइड ऑफ द मार्क, यानी मार्क के वाइड रेंज पर जाने के बाद आप जो एम ले रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ उद्देश्य से अलग कुछ करने लगना। तो हमने यहाँ पर इसका लिंक बना दिया। वाइड ऑफ द मार्क ये एडवर्ब फ्रेज का काम करेगा। इसको अब यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में। इफ़ यू वर्क वाइड ऑफ द मार्क यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। आप कभी सफल नहीं होंगे अगर आप उद्देश्य से हटकर काम करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मान लीजिए आप सेल फोन को यूज़ कर रहे हैं और अपनी स्टडीज़ में आपको उसको यूज़ करना है बट आप
स्टडी मटेरियल से अलग, प्रैक्टिस सेट से अलग कुछ और दूसरा कुछ देखने लगते हैं, सॉन्ग्स सुनने लगते हैं, वीडियोस कुछ दूसरी एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस देखने लगते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, वाइड ऑफ द मार्क जा रहे हैं। तो अब आपको याद हो गया होगा कि वाइड ऑफ द मार्क का मतलब हो गया उद्देश्य से कुछ अलग हटकर, मार्क से वाइड होना, उद्देश्य से हटना। तो अब आपको इसका लिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इडियम नंबर 3 की तरफ। इडियम नंबर 3 रीड्स स्टील अ मार्च ऑन। पहला हमारा वर्क कि हम मीनिंग समझें। मीनिंग है टू गेन एन एडवांटेज, यानी कोई लाभ उठाना, कोई फायदा उठाना। तो इसमें फायदा आपने यहाँ पर उठाया, ठीक है। स्टील जो है आपका यहाँ पर वर्ब की तरह से काम करेगा। तो हमने मीनिंग देखा, हमने इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू क्रिएट अ लिंक। तो यहाँ पर गेन उठाना, कोई फ़ायदा उठाना। अब देखिए फ़ायदा दो तरह का होता है, एक हम एडवांटेज के रूप में लेते हैं और एक प्रॉफिट के रूप में लेते हैं। प्रॉफिट वो फ़ायदा है जिसको हम अक्यूमुलेट मीन्स कलेक्ट करते जाते हैं। तो साथ साथ हम सिनोनिम भी सीखते जाएंगे, वोकेबलरी भी सीखते जाएंगे। और जो एडवांटेज है ये इस तरह का होता है कि आप एक बार यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई ख़रीदारी की और आपको कोई कूपन मिल गया, तो वो आपको एक एडवांटेज मिला कि अगली परचेज पर आपको इतनी छूट मिलेगी। तो इस तरह से कोई एक आपको ऑप्शन मिल गया वन टाइम बेनिफिट का। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, टू गेन एन एडवांटेज। अब इसको लिंक करेंगे स्टील अ मार्च ऑन से। देखिए मार्च का मतलब होता है वॉक। आपने सोल्जर्स को सुना होगा मार्च पास्ट करते हुए, या आपने सोल्जर्स को देखा होगा कहीं से गुजरते हुए, परेड करते हुए। तो परेड को मार्च कहते हैं और मार्च से वॉक होता है। स्टील का मतलब होता है चुराना या चुपचाप वहाँ तक पहुँच जाना। तो अगर आपको एडवांटेज लेना है तो आप दूसरे लोगों को खबर किए बिना वहाँ तक पहुँच करके जाओगे और चुपचाप चलकर जाओगे, चुपचाप जाओगे, चलकर जाओगे और आप वो एडवांटेज ले आओगे। तो इस तरह से हमारा ये लिंक बना। इफ़ यू स्टील अ मार्च ऑन द प्रैक्टिस सेट्स यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली। यानी अगर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपको एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। एडवांटेज मतलब अगर आप कहीं पर लाइन में जाकर पहले लगते हैं तो चुपचाप जाकर लगते हैं, नहीं तो सब लोग जाकर के लग जाएंगे। तो आपने स्टील किया, स्टीलथली चुपचाप तरीके से मार्च किया और आप अपने पर्पस पहुँचे। और पहले पहुँचने का मतलब होगा कि आपका नंबर पहले आएगा, तो आपने गेन कर लिया एक एडवांटेज। तो इस तरह से आपको ये लिंक बन गया होगा। और स्टील अ मार्च ऑन का मीनिंग यहाँ पर अब ये निकल करके आया कि कोई एक ऐसा वन टाइम एडवांटेज बेनिफिट सेव करके रख लेना जिसको जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, इडियम नंबर 4 है अप इन द एयर। इसका मीनिंग है अनसर्टेन। तो हमने मीनिंग निकाला, पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर देखें तो ये एडवर्ब है। ये वर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताएगा। हम अगर इसको यूज़ करने में ये कहने लगें कि उसकी सफलता अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, तो हम कहेंगे ही इज़ अप इन द एयर बिकॉज ही इज़ स्टडिंग एट ऑल हिल फेल। मतलब उसकी सफलता बिल्कुल अनिश्चित है, पढ़ रहा नहीं है तो निश्चित रूप से फेल होगा। तो अनसर्टेन। तो अप इन द एयर, आप हवा में अगर उड़ रहे हैं और ज़मीन पर आपके कदम टिके हुए नहीं हैं तो बहुत हद तक डर है कि आप गिर जाएंगे, आपका खड़ा रहना अनसर्टेन है। तो अप इन द एयर मीन्स अनसर्टेन। नेक्स्ट इडियम है टो द लाइन। टो द लाइन को सबसे पहले मीनिंग में देखेंगे टू फॉलो समबडी, टू फॉलो सम कंपनी, टू फॉलो सम अदर पर्सन्स। और टो द लाइन का मतलब ये जो है ये आपकी वर्ब है, टो, टोड, टोड। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, ये वर्ब से शुरू होगा इसका यूज़ करना। इसका मीनिंग है फॉलो करना। तो अब हम देखेंगे कि लिंक इसका क्या हो सकता है जो हमें लंबे टाइम तक ये हम इसको याद रख पाएँ। अगर मान लीजिए कि कोई लाइन है और ये आपका पैर है, ये उसकी उंगलियां हैं, ये एड़ी है, और आप लगातार इस लाइन पर पैर रखकर आगे चल रहे हैं, या यहाँ पर आपका जो लीडर है वो आगे चल रहा है, यानी आपकी टोज़ जो पैर की छोटी उंगलियां हैं
वो लगातार उस लाइन पर बढ़ रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी को फॉलो कर रहे हो, आप किसी को पीछा कर रहे हो, आप किसी के फॉलोअर हैं, तो फॉलो समबडी। तो टो द लाइन, लाइन पर अपनी टोज से आगे बढ़ना, इसका लिंक हुआ, ये आपको अच्छे से लर्न कराएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर इडियम्स। इडियम नंबर 6 है टर्न वंस हेड। तो पहले फिर मीनिंग देखते हैं। कॉज टू बिकम अ फूल, या आप कह सकते हैं टू मेक समबडी अ फूल, किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी को चीट करना। तो ये हमने सीखा इसका मीनिंग। ये जो है आपका वर्ब की जगह पर यूज़ होगा, टर्न टर्न टर्न। अब इसका जो मीनिंग है बेवकूफ़ी में आ जाना, किसी के झांसे में आ जाना, किसी की बातों में आ जाना, किसी के द्वारा दिमाग घुमा दिया जाना, इसके मीनिंग्स निकल करके आते हैं। हम कुछ सोच रहे हैं, दूसरा हमें कुछ और सोचने पर मजबूर कर गया और हमने अपना नुकसान कर लिया, वो इस ईडियम के दायरे में आता है। अब हम इसका लिंक याद करेंगे कि टर्न वंस हेड को फूल से कैसे जोड़ें। मान लीजिए हम कुछ सोच रहे हैं और हमारी अपनी एक सोच है, दूसरे ने आकर के हमें इतना ग्रीड, इतना लालच, इतना फ़ायदा दिखाया कि हमारा दिमाग घूम गया और हम उसकी तरह से वो काम करने लगे जो वो हमसे कराना चाहता था। तो टर्न वंस हेड, इट मीन्स कि हमारा दिमाग घूम गया और दिमाग जो हेड है वो टर्न हो गया। इट मीन्स हमने रास्ता बदल दिया। इट मीन्स कि हम दूसरे के रास्ते पर चल पड़े, तो हम बेवकूफ़ बन गए। नेक्स्ट इडियम इज वेदर द स्टॉर्म। मीनिंग है इसका टू फेस द डिफ़िकल्टीज बोल्डली, टू फेस द चैलेंजेस ब्रेवली। तो ये इसका मीनिंग हुआ। इसको हम वेदर, जो कि नाउन देखने में आता है, मौसम को शो करता है, यहाँ पर ये वर्ब की तरह से होगा, वेदर, वेदर्ड, वेदर्ड। वेदर्ड मीन्स यहाँ देख रहे हैं फेस यानी सामना करना। तो हमने इसको पाया कि एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच ये काम करेगा वर्ब का, और मीनिंग इसका टू फेस द डिफ़िकल्टीज़ है। अब हमारा सबसे अहम वर्क है कि हम कैसे इसके मीनिंग को लिंक करें कि हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। अगर हमारे को स्टॉर्म आता है तो स्टॉर्म जनरली ऑल ऑफ ए सडन आता है, उसकी कोई तैयारी नहीं होती। बारिश आती है तो बादल देखकर हम कवर कर लेते हैं। अगर सर्दी आती है तो सर्दी को देख करके हम वूलन क्लोथ्स पहन लेते हैं। लेकिन स्टॉर्म का क्या करें? लेकिन जब हम स्टॉर्म को ये मानकर चलें कि भाई स्टॉर्म एक वेदर की तरह से है और साल में कभी भी आता है, तो उसकी तैयारियां हम पहले से करके चलें कि अगर स्टॉर्म आता है तो क्विकली हम ये डिवाइस यूज़ करेंगे, ये तरीका अपनाएंगे और उस स्टॉर्म से क्या करेंगे, हम बच जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टॉर्म के लिए प्री प्लान हैं, पहले से तैयार हैं, और हम उसको जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात को पहले से सोच करके तैयार रहते हैं और फेस कर लेते हैं। उसी तरह से अब हम स्टॉर्म को भी वेदर करेंगे। इट मीन्स स्टॉर्म का भी एक वेदर मानकर चलेंगे और उसकी तैयारी करके चलेंगे। और जब तैयारी करेंगे तो ऑफ कोर्स टू फेस डिफ़िकल्टीज बोल्डली, हम उस स्टॉर्म रूपी डिफ़िकल्टी को बोल्डली फेस करेंगे। तो सिंपली लिंक बहुत अच्छा सा बन गया है। वेदर द स्टॉर्म मीन्स किसी भी मुसीबत का बड़ी बहादुरी से सामना करना और उस मुसीबत को रिमूव कर देना। टीदिंग प्रॉब्लम्स, अभी जो टीदिंग प्रॉब्लम है, टीदिंग प्रॉब्लम क्या होती है अभी हम लिंक करते हैं। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। यानी प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ वर्क, इन द बिगिनिंग ऑफ वर्क, बैगिंग नहीं है, बिगिनिंग ऑफ वर्क, किसी भी काम की शुरुआत में आने वाली प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं ये नाउन फ्रेज है, यानी ये सब्जेक्ट पर भी आएगा, ऑब्जेक्ट पर भी आएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको ये करना है कि इसको लिंक करना है। जब कोई बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको दांत निकलने शुरू होते हैं, यानी लाइफ का वो पहला हिस्सा होता है, उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। दांत निकलने से वीकनेस आती है और दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो टीदिंग प्रॉब्लम्स मतलब लाइफ के पहले हिस्से की प्रॉब्लम्स। इन द सेम वे यू कैन रिलेट कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें जो परेशानियां आनी शुरू होती हैं तो उनको हम टीदिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। जब आप कोई कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हो तो छोटी छोटी बातें जो हमें क्लियर नहीं होती, वो हमें परेशान करती हैं, तो उन छोटी मोटी परेशानियों को जो बिगिनिंग में आती हैं हम कहेंगे टीदिंग प्रॉब्लम्स। अगला इडियम है गो प्लेसेस। गो प्लेसेस का मतलब है आपके सामने टू गेट सक्सेसफुल, पूरी तरह से सफल होना। अब गो प्लेसेस में एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच ये वर्ब की जगह आएगा।
you should go places, may you go places. Now we'll try to connect this given idiom to the sense of this portion written in black ink. तो हम go places मतलब रिलेट करेंगे सक्सेसफुल से। देखिए जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो पहले अब एक जगह हम एजुकेशन लेते हैं, फिर जब वहाँ से क्वालिफाई कर जाते हैं फिर हम अपना प्लेस बदलते हैं, फिर अनदर प्लेस जाते हैं, फिर फॉरेन कंट्री जाते हैं और एनीवेयर हमारी प्रमोशन होती जाती है। तो प्रमोशन का मतलब है कि लोअर प्लेस से हायर प्लेस की तरफ जाना। तो गो प्लेसेस मतलब सफल होते जाना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। हमारा नया आइडियम नंबर 10, वर्थ टू वन सॉल्ट। वर्थ आप जानते ही हैं, कीमत को कहते हैं। इसका मीनिंग है टू बी ऑनेस्ट और फेथफुल, वफादार होना, किसी का नमक हलाल होना, किसी के साथ गद्दारी ना करना, किसी के साथ वफादारी से काम करते रहने को हम कहते हैं वर्थ टू वन सॉल्ट। तो ये जो है आपका एडजेक्टिव फ्रेज की तरह से काम करेगा, क्योंकि किसी इंसान की खूबी है कि वो किसी का वफादार हो। तो टू बी हमने यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर इजारे में लगाना पड़ेगा। ही हैज़ वर्थ टू वन सॉल्ट या ही इज़ वर्थ टू वन सॉल्ट। तो ये आप नाउन फ्रेज के तौर पर या एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टू बी लगाते हैं तो फिर एडजेक्टिव की कैटेगरी के अंदर जाएगा। ऑनेस्ट हुआ, यानी आपने सुना होगा कि हमने आपका नमक खाया है, पुराने ज़माने से ये कहावत चली आ रही है, ये प्रोवर्बियल लाइन है। तो इसमें क्या होता है, नमक खाया है तो आपको किसी का वफादार होना है, किसी ने आपकी हेल्प की है तो उसको भूलना नहीं है। यानी सॉल्ट इतना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी डिश के अंदर जिसे भूला नहीं जा सकता। इट मीन्स कोई भी व्यक्ति बिल्कुल एक सॉल्ट की तरह से जब वो किसी की अच्छी बात को याद रखता है तो वह उसका वफादार होता है। जैसे कि सॉल्ट किसी भी जो डिश है, ये जो भी आप कोई चीज़ खा रहे हैं का टेस्ट इन्हेंस करता है, बढ़ाए रहता है, और वह अपने टेस्ट को हमेशा बरकरार रखता है, उसमें कोई कमी नहीं लाता। तो आप किसी भी इंसान को कह सकते हैं ही इज़ वर्थ टू मिस्टर शर्मा सॉल्ट, टू मिस्टर सक्सेना सॉल्ट। तो यहाँ पर ये जो वंस है ये आपका वेरिएबल है, यानी वंस की जगह हिज आ सकता है, मोहित आ सकता है, शादाब्स आ सकता है, कोई भी नेम आप यहाँ पर लेंगे और अपोस्ट्रोफी एस लगाकर यूज़ करेंगे। तो सॉल्ट का मतलब होता है कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होना और वफ़ादार होना। तो सॉल्ट को हम हिंदी और उर्दू में भी देखें तो वफ़ादारी को शो करता है। तो आप लिखेंगे कि उसकी कीमत बिल्कुल नमक की तरह से है। इट मीन्स कि वह उसका बहुत वफ़ादार है। नाउ द इडियम नंबर 11 इज़ अपसेट द एप्पल कार्ट। मीनिंग ऑफ दिस इडियम इज़ टू स्पॉइल द प्लान, टू सबोटाज द प्लान। हिंदी में मतलब यह है कि किसी योजना को बर्बाद कर देना। तो मीनिंग देखा, और अपसेट 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 तो यहाँ पर देखा एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम इसको वर्ब की जगह पर यूज़ करेंगे। क्लास 10+2 यूपी बोर्ड में हमें इडियम्स दो तरह से आते हैं, एक तो एमसीक्यूज़ में आते हैं और दूसरा इडियम हमें अपने सेंटेंस में यूज़ करने के लिए आता है सो एज टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर, ताकि हम उसके यूजेज के द्वारा उसका मीनिंग क्लियर कर सकें। उसमें मीनिंग नहीं लिखना होता, तो हमें यह मीनिंग का यूजेज भी समझना है, इडियम का यूजेज भी समझना है। तो अपसेट द एप्पल कार्ट, तो यहाँ पर अपसेट द एप्पल कार्ट को किसी प्लान को बर्बाद करने से हम यहाँ पर इस तरह से लिंक करेंगे कि अगर मान लीजिए हम एप्पल अपने ठेले में कार्ट में लगा कर ले जा रहे हैं, रेड़े में लगा कर ले जा रहे हैं और हमने बहुत अच्छे से लगाए हैं, लेकिन कहीं झटका लगा और सारे एप्पल्स जो एक के ऊपर एक रखे थे बड़े खूबसूरत अंदाज में सिस्टमेटिकली, वो डिसऑर्डर होकर के बिखर जाते हैं। यानी हमारा जो प्लान था कि इस ठेले को हम धीरे धीरे करके मार्केट प्लेस पर ले जाएंगे, तो वो बिगड़ गया। तो अपसेट द एप्पल कार्ट, यानी एप्पल के ठेले से सारे सेब झटका खाकर नीचे गिर गए, यानी हमारा प्लान बिगड़ गया। तो आई होप ये लर्न हो गया होगा। पेनेलोप्स वेब, वेब कहते हैं जाल को, और पेनेलोप एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ही उलझा हुआ कैरेक्टर है। तो उसको अब हम मीनिंग के रूप में देखते हैं अनएंडिंग प्रॉब्लम। क्या देखते हैं? अनएंडिंग प्रॉब्लम, यानी पेनेलोप का जो वेब है वो कभी ख़त्म नहीं होता, यानी एक ऐसा धागा, एक ऐसा सिलसिला जो कोई अंत नहीं रखता है। तो यहाँ पर वेब समझ लीजिए कि जो मकड़ी का जाला है, जब आप उसके जाले में फंसते जाते हैं तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता और सब लेबरिंथ भूल भुलैया की तरह से नज़र आता है। तो ये नाउन फ्रेज पर काम आएगा, और नाउन फ्रेज, फ्रेज मीन्स एक से ज़्यादा वर्ड्स के अंदर
सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर जब आप यूज़ करते हैं किसी मीनिंग को, तो अनएंडिंग प्रॉब्लम, तो पेनेलोप्स वेब। तो यहाँ पर आज हम कह सकते हैं द क्वेश्चन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ पेनेलोप्स वेब, यानी ये एक ऐसा जंजाल बन गया है। जंजाल के लिए भी आप इस ईडियम को यूज़ कर सकते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और अगर हम कहें कि ग्रीड इज़ अ पेनेलोप्स वेब, यानी उससे एक बार आप एंटर करें तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। 13 नंबर ईडियम है पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। मीनिंग है इसका टू मेक एवरी एफर्ट, हर कोशिश करना, कोई कोशिश ना छोड़ना। तो अब ये पुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वर्ब है, तो हमें ये वर्ब पता लग गया, यानी हमें अगर यूज़ करें तो हमें जो है वर्ब की जगह पर यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको हम लिंक कैसे करें कि हर एफर्ट को करना, हर एफर्ट को करते जाना आपको पुल आउट ऑल स्टॉप्स है। पुल आउट का मतलब होता है खींच कर बाहर निकालना। अब यहाँ पर हम रिलेट करेंगे अपने एफर्ट्स को, यानी हमें कई सारे स्टॉप्स मिले, हमने वहाँ पर अपनी पूरी योग्यता को खींच कर बाहर निकाला। इट मीन्स हमने अपनी पूरी कोशिश की। आपके कई सारे लेवल हैं, आप अपनी सक्सेस के स्टेप्स पर अपसाइड चढ़ते जा रहे हैं और हर स्टॉप पर आपने अपनी जितनी भी क्रिएटिविटी थी उसको खींच कर निकाला, पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। तो यहाँ पर सीधा सा मीनिंग निकला कि आपने पूरी कोशिश की। स्टील द शो, अभी पीछे आया था स्टील द मार्च। स्टील द शो का मतलब है बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी एक अट्रैक्शन का केंद्र बन जाना, एक मरकज़ बन जाना किसी खिंचाव का, यानी हर आदमी आपकी तरफ मुतवज्जो है, हर आदमी आप पर ध्यान दे रहा है, हर इंसान आपकी तरफ आकर्षित है, यानी आकर्षण का केंद्र अगर हम हिंदी में बात करें तो ये वर्ब है, ये आप समझ गए हैं। आप कहीं फंक्शन में पहुंचे, आप सेलिब्रिटी हैं, आप एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन हैं, आप एक बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी हैं और सब लोग आपकी तरफ मुखातिब हो जाते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप एक जो है लाइम लाइट में वहाँ पर होते हैं, एक सेंटर लाइट में होते हैं। तो हुआ स्टील द शो, यानी आपने सारे शो को स्टील कर लिया, आपने सारे शो की जितनी निगाहें थीं वो सब अपनी तरफ कर ली। तो यू स्टोल द शो, यू स्टील द शो वेयर एवर यू गो, जहाँ आप जाते हैं सबकी निगाहों का केंद्र बन जाते हैं। तो स्टील द शो यानी शो को आपने फ्लॉप कर दिया, सब लोग शो को छोड़कर आपकी तरफ देखने लगे। नाउ 15 स्टेम द टाइड, इसका मीनिंग है टू फेस द प्रॉब्लम्स बाय मेकिंग इट लेस पावरफुल, यानी प्रॉब्लम्स को सामना करना, और सामना ही नहीं करना, उन प्रॉब्लम्स को कम भी करते जाना, उन्हें जीतना भी है। तो स्टेम द टाइड को हमने देखा कि ये वैसे तो स्टेम तने को कहते हैं और ये नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ टू के साथ फेस आया है वर्ब के तौर पर। तो अब हम इसको रिलेट करेंगे। टाइड का मतलब होता है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें, और अगर लहरें आ रही हैं तो ऑफकोर्स ख़तरनाक हैं, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देंगी। लेकिन अगर आप उन लहरों को स्टेम कर दें, तने की तरह एक जगह स्टेबल कर दें, उसे आगे न बढ़ने दें, उसे काबू कर दें, उसे बांध दें, तो यानी आपने जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही थी आपने उसको बढ़ने से रोक दिया, और न सिर्फ रोका बल्कि उस पर अपने आप काबिज भी हो गए, आपने उस पर काबू पा लिया। तो स्टेम द टाइड का मतलब हुआ कि टाइड जो आपकी तरफ आ रहा था आपने उसको रोका, उसको काबू कर लिया, उसको एक जगह सुतून की तरह से, स्तंभ की तरह से आपने रोक दिया, पिलर की तरह से रोक दिया। तो स्टेम द टाइड, तो यहाँ स्टेम वर्ब की तरह काम करेगा। ये सारे ईडियम्स आपको हमने बताया कि कंपटीशन से लेकर के एकेडमिक्स तक के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई होप कि ईडियम्स, इनके मीनिंग्स आपको हमेशा तक याद रहने वाले हैं, और केवल एमसीक्यूज़ में ही नहीं बल्कि इनको आप अपने ओन सेंटेंसेस में भी यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह की वीडियोस के लिए सिनोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और दूसरी वोकैबुलरी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़े रहिए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कराते रहिए। और बहुत ही जल्दी हम एनसीईआरटी क्लास 12 इंग्लिश का लिटरेचर पार्ट शुरू करने वाले हैं। अगर आपको ये चांस, ये जो हमने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी लिटरेचर को लेकर अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर एनकरेज कीजिएगा। और अगर एनकरेजमेंट मिलता है और आप
का इंटरेस्ट दिखता है तो डेफिनेटली हम इस पर काम करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी इसी सीरीज़ में और दूसरी वीडियोज़ के साथ। सी यू सून। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।